नमस्कार दोस्तों। राज्य व्यवस्था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, संविधान की विकास यात्रा में अब तक भाग 3 तक हम लोग डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इसके पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, भाग 4, जिसमें हम लोग कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आपको पहले ही बताया था कि जो संविधान की विकास यात्रा है, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में करके पढ़ा। 1700 से लेकर के 1800 के घटनाक्रम को, जिसमें 3 प्रमुख एक्ट हमने डिस्कस किया था। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये 3 ऐसे अधिनियम थे जो भारतीय संविधान की प्रारंभिक रूपरेखा को आधार प्रदान करते हैं 1700 से 1800 ईस्वी के बीच तक। 1800 से जो दूसरा सेगमेंट हमारा था, 1800 से 1900 तक, इसमें भी आप देखेंगे तो सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, और इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। ये 3 चार्टर एक्ट क्रमशः 20-20 वर्ष के अंतराल पर लाए गए। इसके बाद 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया और 1892 ईस्वी में पुनः भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया। और इस प्रकार से 1800 से 1900 ईस्वी के बीच में ये 6 कानून जो है भारतीय संविधान की रूपरेखा को तैयार करते हैं। इसके बाद जो तीसरा सेगमेंट था, जिसमें हम लोग 1900 ईस्वी के बाद के घटनाक्रम की चर्चा कर रहे थे, और इसमें हमने सबसे पहले देखा 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे हम लोग जो है मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसके बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसके बाद जो प्रमुख था भारत शासन अधिनियम 1935। यहाँ तक चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के तहत आप देखेंगे भारत में एक संघीय व्यवस्था को प्रारूप दिया जाएगा। इसके बाद फिर रिजर्व बैंक की स्थापना होगी, संघीय न्यायालय की स्थापना होगी। इसी एक्ट के तहत 1937 में म्यांमार, उस समय इसका नाम बर्मा था, इसको भारत से अलग कर दिया जाता है। ठीक, और इसी एक्ट के तहत आप देखेंगे केंद्रों में द्वैध शासन की व्यवस्था होगी, प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त होगा, प्रांतों को पूर्ण रूप से गैर सरकारी बहुमत यानी कि स्वायत्तता प्रदान कर दी जाएगी, प्रांतों में अब भारतीयों का बहुमत होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं 1935 के भारत शासन अधिनियम से की गई। ठीक, आज हम लोग जो है इसके बाद की घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे भारतीय संविधान को आधार प्रदान करते हैं। अब आप देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद जो वैश्विक व्यवस्था थी, उसमें आप देखेंगे कि जो मित्र राष्ट्र हैं, इनको भारत की आवश्यकता पड़ती है, और भारत भी अब बार्गेनिंग करने के मूड में नहीं है। ये सब इतिहास का पर्सपेक्टिव है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो मिशन आया है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 में ये भारत आता है। अगर इसके पास की कुछ घटनाओं को हम देखें तो आप देखेंगे कि एक सत्याग्रह है, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन, यह 1940 ईस्वी की घटना है। इसके बाद आप देखिए कि भारत में जो राजनीतिक समस्याएं हैं, इनके समाधान के लिए एकल प्रतिनिधि के रूप में क्रिप्स महोदय भारत आते हैं, यानी क्रिप्स प्रस्ताव भारत आते हैं और ये कुछ प्रस्ताव रखते हैं। ठीक, इनके प्रस्ताव को ही क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चूंकि इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन 2-3 बातें आपके एग्जाम के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, उसकी चर्चा हम आपसे यहाँ पे कर देना चाहते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, इसका जो समय है वो मार्च 1942 1942 ईस्वी।
मार्च 1942 में क्रिप्स महोदय एकल प्रतिनिधि के रूप में भारत आते हैं। और कुछ बातें जो इन्होंने कहा, इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि युद्ध के बाद कौन से युद्ध की चर्चा करते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद जो है हम क्या करेंगे, भारत को स्वतंत्र करके डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। ठीक, ये इस बात को कहते हैं क्रिप्स महोदय। दूसरी बात, यह एक बात जो प्रमुख है यहाँ पर ये कहते हैं, वो ये है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक निर्वाचित निर्मात्री सभा बनेगी, यानी संविधान सभा की बातें करते हैं, जो भारतीयों के द्वारा ही मतलब जो है निर्वाचित होगी, यानी कि संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, भारत के लिखित संविधान को, यानी कि संविधान को लिखेगी। ठीक, और इस संविधान सभा का गठन निर्वाचन के आधार पर होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है क्रिप्स महोदय के द्वारा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये आता है कि संविधान सभा, यानी कि संविधान सभा का जो संकल्पना था, जो प्रारूप था, किस एक्ट में या किस प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया। और ये कई बार क्वेश्चन पॉलिटी में भी आया, पीसीएस के एग्जाम में भी आया है, कई सारे वनडे एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए इसकी चर्चा करना बहुत जरूरी था कि यह क्रिप्स प्रस्ताव ही थे जिन्होंने क्या किया, संविधान सभा की बात की थी कि भारत के लिखित संविधान के लिए एक संविधान सभा को निर्मित किया जाएगा, जो क्या होगी, भारतीयों के द्वारा ही निर्वाचित होगी, यानी निर्वाचन के आधार पर। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट था और हमने इसकी चर्चा कर दी। हालांकि एक बात आप जानते हैं कि इसी क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या किया, पोस्ट डेटेड चेक के रूप में, मतलब दिनांकित चेक के बारे में इसको बताया कि ये ऐसा है जो भविष्य के सपनों को दिखाता है। नेहरू जी ने कहा कि इसको पढ़ करके हमें निराशा हुई, है ना। जिन्ना ने भी इसकी आलोचना की, मुस्लिम लीग को जो रिप्रेजेंट करते थे उस समय, इसलिए इस प्रस्ताव को माना नहीं गया और निराशा के साथ क्रिप्स महोदय को भारत से वापस लौटना पड़ा। तो हालांकि इतनी चर्चा थी, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम कैबिनेट मिशन पर आते हैं। तो क्रिप्स प्रस्ताव जब आपका अमान्य हो गया तो उसके बाद फिर भारत में राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसमें 3 प्रमुख प्रतिनिधि थे। इसको कैबिनेट मिशन इसीलिए कहा गया कि ये तीनों सदस्य जो थे, तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी उसके ही मेंबर थे तीनों लोग। ठीक, इन तीनों लोगों में आपको जो नाम है इसको नोट कर लेंगे। AB अलेक्जेंडर महोदय थे, इसके बाद सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये वही क्रिप्स महोदय जो अकेले एक बार भारत आ चुके थे, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ठीक, तो सर AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये 3 लोग कैबिनेट मिशन के जो मेंबर थे, ये लोग भारत आए राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत में राजनीतिक समस्याएं थी क्या उस समय? एक तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1942 में आपने देखा था कि एक मूवमेंट, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट चला, जो लगभग अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर अब एक दबाव था। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है ना, और इंग्लैंड युद्ध जीता तो है, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा जन और धन की हानि हुई है। ठीक, तो अब कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों के पास एक समस्या है कि वो भारतीय उपनिवेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर है, जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, वो कैसे, सत्ता को हस्तांतरित किसको और किस रूप से किया जाए, क्योंकि भारत में भी इस समय 2 शक्तियां हैं, 2 राजनीतिक पार्टियां प्रमुख रूप से, एक है कांग्रेस और दूसरी है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग से लेकर के अब अपने लिए एक अलग नए देश में पाकिस्तान की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, और कांग्रेस इस विभाजन के खिलाफ है। ठीक, तो इसी बीच में
कैबिनेट मिशन भारत आता है और वो अपने कुछ प्रस्तावों को रखता है। हालांकि यह कैबिनेट मिशन भी लास्ट में मुस्लिम लीग के द्वारा अमान्य कर दिए जाने के कारण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहेगा, लेकिन फिर भी इसके कुछ प्रस्ताव ऐसे होंगे जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो माउंटबेटन योजना को एक विधि रूप दिया गया था, उसमें इसके भी कुछ प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर चर्चा करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये समझेंगे हम राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए आया भारत, है ना। अभी फिलहाल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को हटाते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रावधान इन लोगों ने किया था। सबसे पहले इन्होंने एक भारतीय संघ का कॉन्सेप्ट दिया कि एक भारतीय संघ होगा और इस संघ का निर्माण, भारतीय संघ का निर्माण ब्रिटिश भारत व देसी रियासतों को मिला करके होगा। यानी कि इन दोनों को मिला करके एक संघ बनेगा जिसका नाम क्या होगा, भारतीय संघ होगा। ठीक, इसके बाद संघ की अपनी एक विधायिका होगी, संघ की अपनी एक विधायिका एवं कार्यपालिका होगी, जिसके प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों जगह से निर्वाचित किए जाएंगे। विधायिका और कार्यपालिका के प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत और देसी रियासत दोनों जगह से निर्वाचित किए जाएंगे इस संघ की विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए। इसके अलावा देखिए आप, भारतीय संघ के पास विभाग कौन कौन से होंगे, तो विदेश, रक्षा, संचार। ठीक, ये तीन प्रमुख विभाग है ना, विदेश, रक्षा, संचार, और साथ में वित्त को भी आप जोड़ लेंगे क्योंकि जो प्रस्ताव की जो लाइन थी उसमें ये लिखा गया था कि विदेश, रक्षा, संचार विभाग संघ के अधीन होगा, संघ के अधीन होगा। ठीक, वह इसके लिए संघ को धन एकत्र करने की व्यवस्था की जाएगी, धन एकत्र करने का अधिकार होगा। यानी आप वित्त को भी इसमें मिला लेंगे, धन एकत्र करना या राजस्व वसूल करना ही क्या होता है, वित्त का भाग होता है। तो विदेश, रक्षा, संचार और वित्त विभाग को संघ के अधीन कर दिया गया था, है ना, इस मिशन, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के स्वरूप। ठीक, यहाँ तक नोट कर लें। ठीक, इसके बाद अगला प्रस्ताव जो था उसमें यह था कैबिनेट मिशन में कि भारत पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। देसी रियासतें जो होंगी, देसी रियासतों पर से भी ब्रिटिश प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर एक प्रावधान यह भी किया गया कि रियासतों को अपना संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब है कि रियासतें चाहें तो इस संघ में शामिल हो, है ना, यानी जो भारतीय संघ है, रियासत चाहे तो इसमें शामिल हो, चाहे तो वह स्वतंत्र रहें, या फिर भारतीय संघ में या तो सम्मिलित हों या फिर स्वतंत्र रहें, या फिर कुछ रियासतें आपस में मिलकर के अपना एक समूह बना सकती हैं, है ना। इस प्रकार के प्रावधान इसमें किया गया। प्रारंभ में इस मिशन के प्रस्तावों को लगभग दोनों प्रमुख दलों ने स्वीकार कर लिया था।
कांग्रेस भी तैयार थी और मुस्लिम लीग भी तैयार थी। ठीक, और यहाँ पर इस अच्छा हाँ एक चीज़ और देखिएगा, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर ही, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के आधार पर ही भारत में अंतरिम सरकार के गठन की व्यवस्था की गई। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है, पहले इस अंतरिम शब्द को समझिएगा आप, है ना। कई बार ये अंतरिम शब्द आपका जो है आता है बजट के लिए, है ना। अंतरिम बजट की चर्चा की जाती है, वहाँ पर हम बार बार देखते हैं कि अंतरिम बजट क्या शब्द है। तो अंतरिम का मतलब क्या है, जब तक कि कोई नया न आ जाए। मतलब यहाँ पर अंतरिम सरकार की गठन की व्यवस्था इसलिए यहाँ पर प्रावधान किया गया कि भाई अब इसमें एक प्रावधान और था, उसको भी समझ लेते हैं पहले, कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र किया जाए। ठीक, मतलब जब निर्वाचन होगा तो एक नई संविधान सभा बनेगी, है ना, और निर्वाचित प्रतिनिधियों से ही एक नई सरकार की व्यवस्था की जाएगी। ठीक, तो नई सरकार जब तक नहीं बन जाती तब तक एक सरकार आप बनाइए, और ऐसी व्यवस्था जब आप करते हैं कि नई सरकार न बनने मतलब बनने तक जो कोई सरकार के रूप में जब काम करेगा तो उसी के लिए अंतरिम सरकार की व्यवस्था की जाती है। इसी तरह देखिए आप, अंतरिम बजट की जब बात होती है तो जब लोकसभा का आम चुनाव का वर्ष होता है, आम चुनाव का वर्ष होता है, मतलब जिस साल लोकसभा समाप्त होने वाली है यानी अपने कार्यकाल को पूरा करने वाली होती है, तो आप जानते हैं अमूमन चुनाव आपका अप्रैल और मई में होता है लोकसभा का। ठीक, और बजट आपका अब तो फरवरी और मार्च तक, मतलब पहले भी मार्च तक, अब तो फरवरी तक ही क्या है प्रस्तुत हो जाता है। तो उस बजट को हम अंतरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि वह बजट जिस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया होता है उसका कार्यकाल क्या होगा, आगे आने वाले मई मतलब अप्रैल और मई के महीने में क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो जब तक कोई नई सरकार चुनकर नहीं आ जाती तब तक वह बजट क्या होगा, मान्य होगा। इसलिए उस बजट को हम अंतरिम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट इसी है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए, यानी जब तक कि नई सरकार निर्वाचित होकर नहीं आ जाती तब तक यह अंतरिम सरकार ही सरकार के रूप में काम करेगी, है ना। और अभी जब हम 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम आपको पढ़ा लेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितने लोग जो थे इस अंतरिम सरकार में सम्मिलित थे और किसके किसके पास कौन कौन सा विभाग यानी कि मंत्रालय था, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो भारत में अंतरिम सरकार के गठन की व्यवस्था की गई कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। यह भी प्रस्ताव में सुझाया गया कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र किया जाए। ठीक, ये था कैबिनेट मिशन जो कि कांग्रेस के द्वारा भी मान्य था और मुस्लिम लीग ने शुरू में इसको सहमति दी थी। लेकिन पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर मुस्लिम लीग भड़क गई, है ना, क्योंकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, मतलब मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। और बाद में मुस्लिम लीग ने इस मिशन को मानने से इनकार कर दिया और आप जानते हैं 16 अगस्त 1946 में, है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई पाकिस्तान के निर्माण के लिए, जिसे डायरेक्ट एक्शन डे बोला जाता है, ठीक, जिन्ना के नेतृत्व में इसको अंजाम दिया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से अपने लिए राज्य चाहते थे जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान। ठीक, और पाकिस्तान की इसमें कोई व्यवस्था की नहीं गई थी, है ना, इसलिए ये भी मिशन क्या होगा, फेल कर जाएगा। लेकिन इसके बहुत सारे प्रावधान हैं जो क्या होंगे, मान्य होंगे। ये अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित की गई उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के बाद। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर हम लोग आगे चर्चा। चलिए, तो आप देखते हैं जिन्ना जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे और बाकी बहुत सारे दंगे होंगे, भारत में राइट्स हो जाते हैं, तो फिर उस विवाद के, उस डिस्प्यूट को समाप्त करने के उद्देश्य से एक नया एक्ट आता है जो अब क्या है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। बीच बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी, है ना। माउंटबेटन योजना लाई गई, 3 जून प्रस्ताव है, हालांकि वो सब पॉलिटी के प्रोस्पेक्ट्स में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 1947 को
ये प्रावधान आया और इसमें सबसे पहले यही व्यवस्था की गई कि भारत एवं पाकिस्तान दो अधिराज्य होंगे। ठीक, भारत एवं पाकिस्तान दो क्या होंगे, अधिराज्य के रूप में इस्टेब्लिश होंगे। ठीक, इसके अलावा दूसरा प्रावधान था इसमें, ब्रिटिश सरकार सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों के संविधान सभा को हस्तांतरित करेगी। ठीक, जो सत्ता का उत्तरदायित्व है वह दोनों अधिराज्यों की जो संविधान सभा होगी उसको हस्तांतरित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे इसमें कि प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाएगी। ठीक, प्रत्येक अधिराज्य में क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाएगी। ठीक, इसके बाद फिर अब इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे गवर्नर जनरल के, है ना। एक और प्रावधान है। ठीक, नए संविधान के निर्माण तक, जब तक कि नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, नए संविधान के निर्माण तक अधिराज्यों यानी कि भारत और पाकिस्तान, है ना, अधिराज्यों का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। ठीक, मतलब कि जब तक कि नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अधिराज्यों का शासन क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलेगा। ठीक, देशी रियासतों पर से, है ना, जो उसका प्रावधान आपने देखा है उसमें किया गया था उसको यहाँ पर लीगलाइज कर दिया जाता है, विधि सम्मत, मतलब उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। यानी कि देशी रियासतों पर से ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त। ठीक, अब देशी रियासतें जो है अपने इच्छा अनुसार, है ना, देशी रियासतें, इनके पास 3 ऑप्शन था, या तो ये भारत संघ में सम्मिलित हो जाए, या ये पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाए, या फिर तीसरा ऑप्शन इनके पास था कि ये चाहे तो स्वतंत्र रहे या अपना खुद समूह बना लें, है ना। ठीक, या तो स्वतंत्र रहें या अपना संघ समूह बना लें। ये प्रमुख प्रस्ताव यहाँ पर जो है 1947 अधिनियम के तहत तय किया गया, है ना। और देखिए जब 1947 हुआ तो एक जो प्रांतों में निर्वाचित सभाएं थी उसके मेंबर्स को लेकर के एक नया, मतलब जो है स्वतंत्र भारत का एक नए सरकार की गठन की गई, है ना। और ये जो प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होंगे, इसी प्रावधान के तहत भारत में यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी, है ना, जिनका नाम क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में
क्योंकि अभी आप देखिए इसके पहले वायसराय हो गए थे, है ना, लेकिन जब सत्ता भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों को दे दिया गया, यानी ब्रिटिश प्रभुसत्ता समाप्त हो गई है, तो अब जो गवर्नर जनरल होंगे, है ना, उनको मतलब वायसराय को अब गवर्नर जनरल फिर से बोला जाएगा। और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक। और लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक रहते हैं? तो ये देखिए 15 अगस्त 1947 को ही, है ना, जब ट्रांसफ़र हुआ सत्ता तब इनकी नियुक्ति हुई, ठीक। यानी कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक, है ना, 21 जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन आपके क्या रहेंगे? गवर्नर जनरल के रूप में भारत में कार्यरत रहेंगे। 21 जून 1948 के बाद सी राजगोपालाचारी, है ना, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर के रूप में इस्टेब्लिश होंगे, और वह 26 जनवरी 1950 तक, यानी जब तक आपके संविधान को लागू नहीं कर दिया जाता, निर्मित जो संविधान है आपका, तब तक वह गवर्नर जनरल रहेंगे। जैसे ही संविधान लागू होगा यह पद ही समाप्त हो जाएगा और ब्रिटिश सम्राट की नियुक्ति वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपका खत्म हो जाएगा। अब वह भारत का जो ये पद होगा, कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यपालिका प्रमुख होता है, और उसे देश के लोगों के द्वारा ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित किया जाएगा, ठीक। तो वो आगे की चीज़ें हैं, यहाँ तक चीज़ों को आप नोट कर लें। तो देखिए, मतलब इसी अधिनियम के तहत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही देश को क्या हुई? आज़ादी मिली। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। हम भारत पर ही फोकस करते हैं, हालांकि इसी के साथ साथ पाकिस्तान भी अधिराज्य बना था, ठीक, इसी अधिनियम के तहत वो भी बना, है ना। तो भारत एक अधिराज्य के रूप में था अभी, ठीक। और इस भारत का जो गवर्नर जनरल चुना गया था, वो किसको चुना गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। और चुना नहीं गया था, नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा, ठीक। ये आप समझेंगे। और यहाँ पर एक बात और तय कर दी गई थी कि अभी जो शासन, यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, ये डेट बार बार चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसी दिन अपना संविधान लागू होगा, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद, ठीक। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान क्या होगा? पूर्ण रूप से लागू होगा, है ना, ठीक। तो इस संविधान के लागू होने तक जो भारत की शासन व्यवस्था थी वह इस अधिनियम के तहत ही क्या हुई थी? चली थी, ठीक। और इस जो ड्यूरेशन गैप है ना, इसमें आप देखेंगे तो आपको 2 गवर्नर जनरल मिलेंगे। एक स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और दूसरा सी राजगोपालाचारी, ठीक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम है ना। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल आप देखेंगे 15 अगस्त 47 से लेकर के 21 जून 1948 तक है ना। और इसके बाद 21 जून 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी का है। इसके बाद आप देखेंगे नया संविधान भारत का जो बन गया है, जिस संविधान के तहत आज भी, है ना, चीज़ें गवर्न करती हैं। इस संविधान में आप देखेंगे उस समय में कि 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूचियाँ थीं। भाग तो आज भी उतने ही हैं, ABC करके उसमें बढ़ाया घटाया जाता है। अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है, अनुसूचियाँ अब 12 हो चुकी हैं, है ना। लेकिन उस समय, हालांकि इसकी चर्चा अभी आगे हम फिर करेंगे। तो ये 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम की एक समरी थी, है ना। अब आइए टॉपिक में आगे, जो भी हमने कहा था कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला था, यानी कि अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946 और इस नई सरकार, है ना, दोनों में अंतर क्या था। एक बात हम ध्यान से रखिएगा कि जो अंतरिम सरकार गठन हुआ 1946 में, उसमें जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसके भी मेंबरों को शामिल किया गया था। लेकिन बाद में जिन्ना ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो फिर उसके मेंबर्स जो नई सरकार बनेंगी उसमें नहीं होंगे, है ना। तो वही एक अंतर आपको दिखेगा। अभी उसकी चर्चा हम लिस्ट बना करके आपको कर देते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, ये देखिए एक जो सूची हमने आपसे कहा था, है ना, कि जो स्वतंत्रता पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल था, यानी सबसे पहले
स्वतंत्रता से पहले ही जो अंतरिम, सॉरी आंतरिक नहीं होगा, अंतरिम मंत्रिमंडल, ठीक, सही कर लेते हैं, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो 1946 में गठित हुआ, इसमें 14 मेंबर थे आपके टोटल। कितने थे? कुल 14 लोग थे। आई इनका ये मंत्रालय लिखा हुआ है, और इसके बाद जो परिवर्तन हुआ, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल हुआ, उसकी लिस्टिंग यहाँ है। इसी को एक बार समझ लेते हैं। तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामलों का जो मंत्रालय था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, ठीक। और इनके पास एक और पद था, यह जो गवर्नर जनरल कार्यकारिणी थी उसके उपाध्यक्ष थे, है ना। अध्यक्ष जो था वो कौन था? वो तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, है ना, कार्यकारिणी का। लेकिन उपाध्यक्ष के रूप में नेहरू जी थे। और साथ साथ इनके पास जो पोर्टफोलियो था, जो विभाग था, वह विदेशी मामलों का था और राष्ट्रमंडल संबंध था, है ना। जब देश आज़ाद हो जाएगा तो यही राष्ट्रमंडल संबंध ये खत्म हो जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इनके जो पद होंगे वो बदल जाएंगे, यानी विदेशी मामले तो रहेगा ही रहेगा, ये प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके देश के, और वैज्ञानिक शोध जो है वो इन्हीं के हाथ में होगा, है ना। और परंपरा के अकॉर्डिंग आज भी आप देखेंगे, ठीक, विदेशी मामलों के लिए तो अलग मंत्रालय हो गया है, विदेश मंत्रालय आप जानते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास जो है अभी, जैसे उस समय तो नहीं था, लेकिन अभी आपके पास क्या है, एक एटॉमिक डिपार्टमेंट है, और साइंटिफिक रिसर्च भी ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में ही होता है। इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रमुख मंत्रालय था, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यह सरदार पटेल के पास था पहले भी, और बाद में भी सरदार पटेल के पास ही था, ठीक। जब देश आज़ाद हो गया तब भी उन्हीं के पास था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था, और बाद में भी यह बलदेव सिंह के पास ही था, है ना। इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जान मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था, बाद में यह मंत्रालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास चला गया, जो जनसंघ के नेता थे, है ना। तो आप देखेंगे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में कई अलग अलग या अन्य पार्टियों के, ऐसी पार्टियों के भी नेता थे जो कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं थे, है ना, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे जगजीवन राम, सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मिनिस्टर रहने का, मतलब सॉरी मंत्री रहने का केंद्र में इनको श्रेय प्राप्त है जगजीवन राम को, ठीक। श्रम मंत्रालय इनके पास था, जगजीवन राम के पास, है ना। इसके बाद CH भाभा, जिनके पास कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्रालय था, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में इनका मंत्रालय बदल गया और इनको BN गाडगिल साहब को यह मंत्रालय दे दिया गया, कार्य, खान एवं ऊर्जा, है ना। और CH भाभा के पास वाणिज्य मंत्रालय आ जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि मंत्रिमंडल से हटा दिए गए, मंत्रिमंडल में सम्मिलित होंगे, लेकिन अब इनका मंत्रालय बदल गया, इनको कौन सा मंत्रालय मिल जाएगा? वाणिज्य मंत्रालय। उसकी चर्चा आगे होगी। तो सबसे पहले CH भाभा के पास क्या था? कार्य, खान एवं ऊर्जा। खान माने खनन, जो भूमि के नीचे से जो मटेरियल निकाले जाते हैं अयस्क वगैरह, उसके, है ना। तो यह भाभा जी के पास था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, और स्वतंत्रता के बाद भी इनके पास यही मंत्रालय रहेगा, है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं खाद्य एवं कृषि, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इसके बाद आसफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय है, जो स्वतंत्रता के बाद जॉन मिथाई के पास चला गया, है ना। स्वतंत्रता पूर्व यानी इस मंत्रिमंडल में आप देखेंगे जॉन मिथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके पास होता है, बाद में इनको रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय दे दिया जाता है, ठीक। आसफ अली ये इधर वाले लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देंगे, है ना। C राजगोपालाचारी, जिनके पास शिक्षा एवं कला मंत्रालय है, जो स्वतंत्रता के बाद जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दे दिया जाता है, ठीक। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और यह इस बार भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बीच में आप देखेंगे शिक्षा मंत्रालय के नाम को बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। पुनः नई शिक्षा नीति जब आई और पुनः इसका नाम बदल करके अब क्या है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसलिए यह इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्रालय प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था आपका स्वतंत्र भारत का? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अगर स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में पूछा जाए तो शिक्षा मंत्री के रूप में C राजगोपालाचारी थे, ठीक। इसके बाद I चुंद्रीकर के पास वाणिज्य मंत्रालय था, जो बाद में CH भाभा साहब को दे दिया गया, है ना, जिसकी चर्चा अभी हमने आपसे की थी। वित्त मंत्रालय जो लियाकत अली खान के पास था, ठीक। ये पूछा जाता है लियाकत अली खान, क्योंकि अभी देखिए जब इस मंत्रिमंडल गठन हुआ है तो इसमें कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य पार्टियों के साथ साथ
मुस्लिम लीग के भी नेता क्या है, सम्मिलित हैं, है ना। लेकिन इधर वाले मुस्लिम लीग का कोई भी नेता सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल है जिसमें पाकिस्तान क्या है, अलग हो चुका है। ठीक, तो लियाकत अली खान जिनका वित्त मंत्रालय था, यह बाद में RK षणमुखम चट्टी के पास चला जाता है। ठीक, अब्दुल रब निस्तार, यह भी आपके लीग पार्टी के ही हैं, इनके पास डाक एवं वायु विभाग था। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम संचार विभाग करके रफ़ी अहमद किदवई के पास चला गया। ठीक, गजाफर अली खां स्वास्थ्य विभाग इनके पास था। स्वतंत्रता के बाद ये राजकुमारी अमृत कौर के पास चला जाता है। और अभी आप देखिए जैसे जो एम्स की स्थापना के लिए डिबेट चलता है और बार बार इनका नाम उसमें दिखाया जाता है कि एम्स की स्थापना नेहरू जी ने नहीं बल्कि राजकुमारी अमृत कौर ने किया था, तो उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था। लेकिन इन सब चीज़ों का क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर को ही जाता है, तो वहीं से वो एक स्पेस लोगों को मिलता है दिखाने का। ठीक, तो ऐसा नहीं कि अमृत कौर ने पर्सनल कोई काम किया था, वो सरकार में एक मंत्री थी और ये उनके डिपार्टमेंट का काम था स्वास्थ्य मंत्रालय, इसलिए उन्होंने भारत में एम्स की स्थापना को स्वरूप दिया, तो उनका नाम आता है ना। लेकिन इसमें मतलब मंत्रिमंडल जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेहरू जी हैं, है ना। इसके बाद विधि निर्माण, तो जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक, यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इस समय जो चर्चा में है। तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले आपके क्या थे, विधि मंत्री थे स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में। लेकिन जैसे ही स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल हुआ, देश आज़ाद हुआ भारत और पाकिस्तान, तो यह भी जिन्ना के साथ पाकिस्तान चले गए, है ना। और ये प्रथम पाकिस्तान में जाकर के वहाँ के विधि मंत्री बन गए जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक, और हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्वतंत्र भारत में विधि मंत्री के रूप में इस्टेब्लिश हुए, स्थापित किए गए। ठीक, तो यह एक लिस्टिंग थी। यहाँ से भी क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा गया है और आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, जगजीवन राम के पास भी यहाँ से भी कई ये भी पूछा जा चुका है, आपका राजेंद्र प्रसाद का नाम भी पूछा जा चुका है। कई बार इन नामों को दे करके ये भी पूछा जाता है, मतलब 3 नाम यहाँ से देंगे ऑप्शन में, एक अलग से दे देंगे और प्रश्न पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन जो है सम्मिलित नहीं थे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, तो एक बार लिस्टिंग करके ढंग से इसको पढ़ लेंगे। ठीक, ये दोनों लिस्ट आपको याद होना चाहिए, है ना। और इसी कारण हमारा जो एक पहला सेगमेंट था यानी चैप्टर 1 जो हमने कहा था कि संविधान की विकास यात्रा, इन 4 पार्ट के साथ कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो के लिंक में आपको एक PDF मिलेगा जिसमें 30 से 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। अब जहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं उसको आपको सॉल्व करके उसका आंसर आपको या तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए सबके आंसर्स, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, जैसे भी आपको सुविधा हो। थैंक यू।